ठीक है। सो वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास। एक बार यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमने डिस्कस किया था। और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि जब भी आपको ये चैप्टर पढ़ना हो, यू फॉलो द एनसीईआरटी। दैट्स इट, यू जस्ट फॉलो द एनसीईआरटी एंड व्हाट हैज बीन मेंशन्ड ओवर देयर। एनसीईआरटी के थ्रू आप फॉलो करो, दैट्स गोइंग टू बी इनफ फॉर यू। राइट, सो थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा यहाँ पे। आई विल जस्ट गो स्लाइटली बैक एंड देन यहाँ से हाइपोगैनस, पेरिगैनस एंड इपिगैनस काइंड ऑफ कंडीशन को मैं यहाँ से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो दिस इज द कंडीशन वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, जहाँ पे आप क्या बात कर रहे हो। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपका ओवरी का पोजीशन बाकी जो आपके आपके अपेंडिसेस है आपके यहाँ पे, लाइक कैलिक्स, कोरोलाइन, एंड्रोशियम, इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे है। सो ओवरी विच इज बीन केप्ट ऑन द थैलेमस, इसका पोजीशन बाकी कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम के रिस्पेक्ट में कहाँ मिल रहा है, उसके बेसिस पे यू हैव लाइक थ्री टर्म्स, हाइपोगैनस, पेरिगैनस एंड एपिगैनस। अब हाइपोगैनस, पेरिगैनस, एपिगैनस में से कौन सा होता है आपका सुपीरियर ओवरी, व्हिच विल बी कॉल्ड एज माय सुपीरियर ओवरी? बोलो, ऐसे ही बोलो अनम्यूट करके। Hypogonus. Sir, Hypogynous. hypogynous. Hypogynous will always going to be my superior ovary. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सी मेरा यहाँ पे टर्म आएगा एसोसिएट विद माय इंफीरियर ओवरी, कौन सा टर्म यहाँ पर एसोसिएट होगा मेरे इंफीरियर ओवरी के साथ, जहाँ पे ओवरी बिल्कुल आपने एंक्लोज कर ली थी और आप उसे देख नहीं पा रहे थे, पूरे थैलेमस के ऊपर आके आपके ओवरी को यहाँ पे कवर कर लिया था। अरे वैसे बोलना है, कोई हैंड नहीं। Epigynous. 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 राइट, एपिगाइनस। राइट, सो दिस इज माय इंफीरियर। और अपना माइक अनम्यूट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर घर पे ज्यादा आवाज नहीं हो रही। राइट, you can give your mic unmute. Then you have peritonius which would be half inferior, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a half inferior ovary, से हम यहाँ पे बोलते हैं। So half inferior ovary is something I'm going to call it as a, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे यहाँ पे। So we have seen this thing, we have आपका जो हाइपोगैनस है, आपकी ओवरी का पोजीशन सबसे टॉप मोस्ट है और बाकी सारे मेरे फ्लोरल अपेंडिसेस आपके नीचे से आ रहे हैं, उसके नीचे वाले एरिया में से आपके यहाँ पे लाइक बिल्ड आउट कर रहे हैं। So you will find your ovary is at a topmost position on the thalamus और बाकी सारे अपेंडिसेस आपके उसके नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं। So इसमें आपको एग्जांपल आपको लगा आपके यहाँ पे मस्टर्ड, चैनारोज एंड ब्रिंजल, ये तीन एग्जांपल आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। आपके सुपीरियर ओवरी के तीन एग्जांपल आपको दिख जाएंगे, मस्टर्ड, चैनारोज एंड ब्रिंजल। दीस आर थ्री एग्जांपल्स यू विल गेट टू सी। देन पेरिगैनस में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यार एट द सेम लेवल, ओवरी एंड द अदर अपेंडिसेस आर एट द सेम लेवल। फिर आप बोलोगे कि सर ये तो सेम लेवल का दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां पे आपका थैलेमस आपका ग्रो कर चुका है ना वहां पे ज्यादा, इसलिए आपको सेम लेवल का यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट एक्चुअली दे आर एट द सेम लेवल। एंड आपके जो एंड्रोशियम है, आपके पेटल्स है, कैलिक्स है, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम द पेरिफेरी। ये सारे के सारे आपके पेरिफेरी में से आपके यहाँ पे आ रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ कंडीशन ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय पेरिगैनस, दिस इज कॉल्ड एज माय हाफ इंफीरियर ओवरी। सो प्लम, रोज एंड पीच, या आपके यहाँ पे बन जाएंगे आपके पेरिगैनस कंडीशन के। देन एपिगैनस में आप देख पा रहे हो बहुत ही यूनिक है, पूरी ओवरी को आपने कवर कर लिया है। इस बार थैलेमस ने कोई विंडो छोड़ा नहीं, उसने पूरा ओवरी को कवर कर लिया और उसके बाद सारे आपके अपेंडिसेस बाहर निकल के आ रहे फ्रॉम द टॉप ऑफ द योर पर्टिकुलर साइट। सो दिस इज कॉल्ड एज माय इंफीरियर ओवरी, जो आपको मिलेगा आपका गुआवा, क्यूकम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर के अंदर, ये आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। सो वी हैव सीन द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। वी हैव सीन दिस थिंग। अगर आपके सेपल्स सारे के सारे फ्री हो, then you call them as your polycephalus या gamocephalus, क्या बोलेंगे उन्हें वहां पे? Sir, polycephalus. Polycephalus. राइट, सो अगर मेरे सेपल्स यहाँ पे फ्री है, then I'm call them as a polycephalus. अगर वो मेरे यहाँ पे फ्यूज्ड होते हैं, then I'm going to call them as a gamocephalus. सिमिलरली अगर मेरे यहाँ पे पेटल्स अगर मेरे यहाँ पे होते हैं और सारे के सारे मेरे यहाँ पे फ्यूज्ड होते हैं, then I'm going to call them as a gamopetalus. लेकिन अगर मेरे यहाँ पे पेटल्स सारे इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, then I'm going to call them as a polypetalus. ये हमने यहाँ पे देख लिया था। So calyx, corolla is something we have seen. The margin of the sepals and petals overlap one another. So ये हम यहाँ पे देखते हैं. These are the things we have seen. Estivation हम यहाँ पे देख लेते हैं. Estivation में आपको याद होगा कैलिट्रोपिस आपका वो estivation है जहाँ पे आपके मार्जिन पे टच कर रहा होगा आपका यहाँ पे सेपल और पेटल। तो सेपल या पेटल आपका पे ओवरलैप नहीं कर रहा, इट इज टचिंग द मार्जिन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय वेलवेट काइंड ऑफ माय एस्टिवेशन, जहाँ पे आप ये देखते हो कि आपका अरेंजमेंट यहाँ पे कैसा हो रहा है आपके यहाँ पे सेपल्स एंड पेटल्स का। देन यू हैव द ट्विस्टेड वन। अब ट्विस्टेड वन में क्या होता है, यू विल फाइंड इट इज ओवरलैपिंग,
एक एंड ओवरलैप कर रहा होगा दूसरे वाले के साथ. सो वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप्स विद द नेक्स्ट वन. दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज माय ट्विस्टेड वन. ये आपको मिलेगा चैनल रोज, लिटिल फिंगर और कॉटन के अंदर. ये तीन मेरे यहाँ पे एग्जाम्पल बनेंगे. चैनल रोज, लिटिल फिंगर एंड कॉटन आर द एग्जाम्पल ऑफ माय ट्विस्टेड काइंड ऑफ माय अरेंजमेंट. देन आपका आएगा इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट का कोई बताएगा इम्ब्रिकेट में होता क्या है? व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट यू फाइंड इन इम्ब्रिकेट? कोई नहीं बताएगा? वैसे ही बोल लो, अनम्यूट करके वैसे ही बोल लो, क्या होगा इम्ब्रिकेट का अरेंजमेंट? बोलो पूर्वा, बोलो. सर इम्ब्रिकेट में भी वो ओवरलैप तो कर रहे होंगे, बट ट्विस्टेड में वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, बट इम्ब्रिकेट में कोई उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है. बिल्कुल सही. इनका कोई पर्टिकुलर यहाँ पे ऑर्डर नहीं होगा. यू विल फाइंड one of the petal will be on the completely on the inner side, one will completely outside, और बाकी तीन आपके जो होंगे वो आपके अंदर बाहर आपके overlap कर रहे होंगे. So they don't have a particular order in them, right? So the margins of the sepals of the petal overlap one another, but not in a particular direction. किसी particular direction में नहीं कर रहे होते. This is what you find in the implicate. That's a Cassia and Gulmohar are the example over here. This is the example of my implicate kind of condition. Then हमने बात किया था यहाँ पे एंड्रोशियम के बारे में. एंड्रोशियम के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं. दैट देखो याद रखना, ये जो है ना आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो आपके सामने, दे आर ऑल माय स्टेमेंस. दीज आर ऑल माय स्टेमेंस. ये ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को हम बेसिकली एक सिंगल टर्म यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एंड्रोशियम. स्टेमेंस आर जनरली अनदर टर्म फॉर योर एंड्रोशियम इज अनदर टर्म फॉर माय स्टेमेन बेसिकली. ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए एक जनरल नाम यहाँ पे यूज किया जाता है एज अ एंड्रोशियम. अब आपके पास यहाँ पे स्टेमेन है, व्हिच विल हैव अ फिलामेंट एंड द एंथर. सो यू विल हैव अ फिलामेंट ओवर हियर एंड यू विल हैव एंथर ओवर हियर. सो ये आपका फिलामेंट आपके यहाँ पे रहेगा एंड यू हैव एंथर. अब एंथर का अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे बात किया था, एंथर आपका होता है बायलोब. एंथर आपका बायलोब होगा और सिंगल लोब के अंदर आपको दो पोलन सैक देखने के लिए मिल जाएंगे. सिंगल लोब के अंदर यू विल गेट टू सी अ टू पोलन सैक विल बी ऑब्जर्व. तो ये चीज आपको याद रखनी है. द एंथर इज गोइंग टू बी बायलोब्ड, राइट, एंड सिंगल लोब विल हैव एटलीस्ट टू पोलन सैक्स. ये पोलन सैक की वो जगह होती है जहां पे क्या बनाया जाता है. व्हाट डू यू फाइंड इन द पोलन सैक? सर पोलन ग्रेन. Pollen grain, yes. Pollen sac will always have a formation of pollen grain. यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन ही बनाया जाएगा और कुछ नहीं बनाया जाएगा यहाँ पे. तो ये चीज रखनी है. और आप जानते हो पोलन ग्रेन जनरली आपका कैसे बनता है, वाया मियोसिस. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. तो ये चीज आपको याद रखनी है. अगर आपके एंड्रोशियम अगर पोलन ग्रेन नहीं बना रहे तो ऐसे एंड्रोशियम या ऐसे स्टेमेन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्टेमिनोड. अगर आपके पास 5 स्टेमेन है, 5 में से एक स्टेमेन आपका पोलन ग्रेन नहीं बना रहा, वो बिल्कुल लाइक कुछ काम नहीं कर रहा, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे स्टेमिनोड. सो अ स्टेराइल स्टेमेन जो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में आपकी मदद नहीं कर रहा या कुछ भी वहां पे फॉर्म नहीं कर रहा, उसको हम बोलते हैं वहां पे स्टेमिनोड. दैट इज समथिंग व्हिच विल बी कॉल्ड एज अ स्टेमिनोड. ठीक है, तो एक ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. चलो, देन दिस इज माय वन मोर एस्टिमेशन व्हिच यू हैव सीन, दैट्स अ एक्सिलरी वन. जहां पे आप देख पा रहे हो यू हैव अ बिग स्टैंडर्ड वाला लीफ, देन यू हैव टू विंग लीफ एंड देन यू हैव अ कील लीफ. तो कील लीफ जो आपके यहाँ पे जुड़े हुए हैं. सो ये 5 लीफलेट या 5 पेटल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सबसे बड़ा होता है हमारा स्टैंडर्ड. देन यू हैव द 2 लैटरल पेटल्स, दैट्स अ विंग, एंड देन व्हिच इन टर्न्स ओवरलैप विद द स्मॉलेस्ट इंटरपेटल, दैट्स योर कील. ठीक है, ये आपको मिलेगा आपका पी एंड बी के अंदर. सो दैट इज आल्सो माय वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिमेशन, जो अगेन बहुत सिंपल है. इसकी पिक्चर देख के अगर आपके सामने सवाल आता है देन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे. ओके, नाउ दिस इज समथिंग वी हैव डन, दिस इज समथिंग ऑलरेडी वी हैव कवर्ड. गायनोशियम की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देन आप यहाँ पे आप जानते हो दैट यू हैव अ ओवरी, एंड ओवरी के अंदर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे ओव्यूल, एंड ओव्यूल विल अटैच टू द ओवरी विद द हेल्प ऑफ योर प्लेसेंटा. आपका एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे, जिसकी मदद से मेरा ओव्यूल ओवरी के साथ यहाँ पे अटैच होगा. इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ प्लेसेंटा. ये इसे मैं यहाँ पे प्लेसेंटा बोलता हूँ. मेरा ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा फ्यूचर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन? मेरा ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सीड. सीड में. सीड. एंड माय ओवरी विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? Fruit. फ्रूट. फ्रूट. बिल्कुल, फ्रूट. ठीक है, अब जब मैं गायनोशियम को ऑब्जर्व करता हूँ, समथिंग वी हैव सीन दैट यू हैव अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा मेरा वो लोकेशन है बेटा जहां पे मेरा आके बैठेगा मेरे यहाँ पे पोलन ग्रेन. दिस इज अ साइट वेयर आई विल फाइंड माय, इट इज अ लैंडिंग साइट, इट इज अ लैंडिंग साइट फॉर माय पोलन ग्रेन. स्टाइल आपका एक इलोंगेटेड एरिया होता है जो आपका कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा के साथ. यहाँ से आपको पोलन ट्यूब ट्रैवल करके अंदर तक जाएगा. एंड देन यू हैव द ओवरी, द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑन व्हिच अ स्टाइल लाइज. Each ovary bears one or more ovule, या फिर एक हो सकते हैं या फिर दो हो सकते हैं. So multiple ovules you can have over there, attached to a flat cushion like placenta and this. ठीक है, now ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं. अब कई बार क्या हो सकता है कि you can have a single carpel, you can have a
सिंगल कार्पल विद इन द फ्लावर, राइट। अगर आपको सिंगल कार्पल मिल जाए, इफ यू आर फाइंडिंग सिंगल कार्पल इनसाइड द फ्लावर, कार्पल बोल सकते हो आप, पिस्टिल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। सो यहाँ पर सिंगल कार्पल अगर आपको दिख रहा है फ्लावर के अंदर, राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्टिग्मा। ये मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ स्टाइल, एंड ये मेरा यहाँ पे होगा एज अ ओवरी। अगर मुझे सिंगल कार्पल दिख रहा है ना मेरे फ्लावर के अंदर, देन आई कैन कॉल दैट फ्लावर एज अ मोनोकार्पलरी। I can call such flower as a monocarpellary. अगर मुझे सिंगल कार्पल यहाँ पे दिख रहा है तो कई बार क्या हो सकता है दैट यू कैन हैव मल्टीपल कार्पल, 5 6 7 8 कार्पल हो सकते हैं आपके यहाँ पे। अगर आपके पास मल्टीपल कार्पल्स अगर आपको दिख रहे हैं फ्लावर के अंदर, इफ यू आर फाइंडिंग मल्टीपल कार्पल्स इन द फ्लावर, तो ऐसे अगर आपको कई सारे अगर आपके वहां पे दिख रहे हैं, इफ यू आर फाइंडिंग देम इन अ वेरी हाई नंबर, then such kind of condition is called as my multicarpellary. If you have multiple carpels in the flower, then this will be called as my multicarpellary. Then ये condition को बोलूंगा यहाँ पे as a multicarpellary. तो फ्लावर कैन बी मल्टीकार्पेलरी और माय मोनोकार्पेलरी। अब मल्टीकार्पेलरी में क्या होता है कि कई बार ये आपका फ्यूज रहेगा, सारे कार्पल्स यहाँ पे आपके फ्यूज होते हैं। अगर वो सारे के सारे मेरे यहाँ पे फ्यूज है, देन वी कॉल इट सिंक कार्पस कंडीशन। अगर सारे मेरे यहाँ पे फ्यूज्ड होंगे, इफ द कार्पल्स आर फ्यूज्ड, if they are fused, then you can call them as a sync carpus. Then उन्हें वहां पे sync carpus कह सकता हूं। अगर मेरे कार्पल्स यहाँ पे फ्यूज नहीं है, सारे दूर दूर है और अलग अलग यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ यहाँ पे चिपके नहीं हुए, देन आई कैन कॉल देम एज एपोकार्पस। देन वहां पे टर्म इसको करूंगा मेरा यहाँ पे एज एपोकार्पस, ठीक है। सो मोनोकार्पलरी pistil with many carpels, right? They are going to be of my two types आपको मिल सकते हैं। पॉलीकार्पलरी पिस्टिल आपको मिल सकती है। तो अगर आपकी पॉलीकार्पलरी है, इधर आपके पास सिंगल कार्पल होगा, दैट इज अ मोनोकार्पलरी। अगर पॉलीकार्पलरी आपका हुआ, देन दो कंडीशन आपकी हो सकती है, इधर द कार्पल्स आर फ्री, सारे के सारे वहां पे अलग अलग है, फ्री है, दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज बाय एपोकार्पस। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एपोकार्पस, मैंने आपको बताया था। सो कार्पल्स आर गोइंग टू बी फ्री, एग्जांपल लोटस एंड रोज। राइट, सिंक कार्पल्स। अगर हम सिंक कार्पल्स की यहाँ पे बात करें, तो कार्पल्स आपके यहाँ पे फ्यूज्ड होते हैं। अगर कार्पल्स आपके यहाँ पे फ्यूज्ड होंगे, देन यू विल फाइंड इट्स गोइंग टू बी योर मस्टर्ड एंड टोमेटो, ठीक है। तो अगर आपके कार्पल्स अगर आपके यहाँ पे फ्यूज्ड होते हैं, दैट मीन सारे चिपके हुए थे मेरे कार्पल्स वहां पे, तो इसके एग्जांपल मुझे मिलेंगे यहाँ पे एज अ मस्टर्ड एंड टोमेटो। सो सिंक कार्पल्स में याद रखना, द कार्पल्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी कंप्लीटली फ्यूज्ड, सारे चिपके हुए होंगे आपके। तो ये चीज याद रखनी है, एपोकार्पस कहाँ मिलेगा आपको एंड सिंक कार्पस कहाँ मिलेगा। अब ये डिस्कस आप करते तब हो व्हेन यू रियलाइज कि अच्छा एक से ज्यादा कार्पल है वहां पे, व्हेन यू रियलाइज कि यार वहां पे कार्पल तो काफी ज्यादा है, व्हेन यू हैव अ पॉलीकार्पलरी कंडीशन, देन यू विल से कि अच्छा एपोकार्पस या सिंक कार्पस है, तब मैं देखूंगा। अगर सिंगल कार्पल होता, जैसे मैंगो में होता है, मैंगो में ऑन गया सिंगल कार्पल, दैट इज अ मोनोकार्पलरी। सो मुझे ये सब सोचने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती फिर, देन आई डोंट रियली हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स ओवर हियर। नाउ we have your placentation. Now let's talk about my placentation over here कि placentation यहाँ पे क्या होता है। It is the arrangement of ovule on the placenta within the ovary. या मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, the arrangement of seed within the fruit. इसको मैं even कह सकता हूँ placentation. Ovule क्या होता है, seed होता है ना वैसे देखा जाए तो फ्यूचर का। So arrangement of ovule on the placenta within the ovary is called as my placentation. तो आपके प्लेसेंटा पे इसका अरेंजमेंट कैसा होता है वही हम यहाँ पे देखेंगे। आपके प्लांट्स के अंदर प्लेसेंटेशन आपको अलग अलग टाइप का आपको मिलेगा। So that is why we have to remember all these types over there. वैसे 5 होते हैं, so we'll see all those types in this. Now, let's start with my marginal placentation. अब marginal placentation में आपको यहाँ पे क्या मिलता है? Here the placenta forms a ridge along the ventral suture. अब होता क्या है ना, अगर आप कभी ऑब्जर्व करोगे ना मटर को खोल के, मटर को जब आप ओपन करते हो ना, तो बीच में आपको एक लाइन मिलती है, बीच में आपको एक कैसे लाइन मिल जाएगी, और उस लाइन के ऊपर आपके लगे होते हैं मटर, और सिंगल में रो में नहीं होते, 2 रो में होते हैं वो, राइट। सो यू हैव टू लाइक पीस ओवर हियर। हर जगह अगर आप कभी खोल के देखोगे तो यू हैव 2 मटर आपके यहाँ पे लगे होते हैं। तो ये जो सिंगल जो बीच में यहाँ पे जो लाइन है ना आपकी, दिस इज कॉल्ड बाय वेंट्रल सूचर। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ
वेंट्रल सूचर, SUCUTURE सूचर, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे वेंट्रल सूचर। और जहां पे आपका पी नहीं लगा, जहां पे वो मटर लगे हुए नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे दिस एरिया, और दिस एरिया ओवर हियर कैन बी कॉल्ड एज माय डॉर्सल सूचर। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे डॉर्सल सूचर। सो याद रखना व्हाट इज माय वेंट्रल सूचर एंड व्हाट इज माय डॉर्सल सूचर, आपके यहाँ पे क्या होगा ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ सकता है। नाउ दिस वन मोर थिंग यू हैव टू नो इन दिस, कि आपके जो वेंट्रल सूचर है ऑफ द ओवरी, राइट, इसके ऊपर आपको ओव्यूल्स मिल जाएंगे। तो आप जो खा रहे हो बेसिकली मटर के सीड ही खा रहे हो आप, तो इसके अंदर आपको ओव्यूल लगे हुए आपको मिल जाते हैं ऑन द रिच फॉर्मिंग द 2 रोज। और आपको देखो यहाँ पे 2 रो में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो 2 रो के अंदर आपको यहाँ पे आपके मटर लगे हुए आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। सो यू फाइंड योर मटर अटैच ओवर हियर इन 2 रोज। और सबसे सिंपल एग्जांपल यहाँ पे आपको वही आएगा, पी का एग्जांपल आपका यहाँ बन जाएगा। सो दिस इज अ प्रेजेंटेशन जो सबने देखा हुआ है, सबने आज नहीं तो कल देखा है ये प्रेजेंटेशन में। तो दिस माय मार्जिनल प्रेजेंटेशन। याद रखना वेंट्रल सूचर के ऊपर आपके यहाँ पे 2 रो के अंदर आपके यहाँ पे पी अटैच होंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल सूचर। ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रेजेंटेशन। सिंपल है, देखा भी हमने तो आसान होता है याद रखना। देन यू हैव द एक्साइल। एक्साइल में आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा सेप्टा। आपको अलग अलग चेंबर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, आपको जैसे आपके यहाँ पे 3 चेंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यू आर फाइंडिंग 3 चेंबर्स ओवर हियर, राइट। यहाँ पे आपको ये जो लाइंस आपको दिख रहा है जिसे हम कहते हैं सेप्टा फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं सेप्टा फॉर्मेशन। सेप्टा फॉर्मेशन जिसके वजह से एक मेरी वॉल बन चुकी है, और वो वॉल बनने की वजह से आई कैन फाइंड अलग अलग चेंबर्स मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। अभी आपको यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, कई बार 5 होते हैं। सो हियर द प्लेसेंटा इज एक्सियल। एक्सियल मतलब आपका सेंटर से आ रहा है, वो एक्सियल मतलब आपका सेंटर से आ रहा है। सो वो जो भी आपका यहाँ पे बनेगा ना, जो भी आपका यहाँ पे सीड लग रहा है चिपका हुआ, वो आपका सेंटर वाले पार्ट से निकल के आ रहा है। सो दीज आर माय ऑल द सीड्स ओवर हियर, दीज आर ऑल माय सीड्स एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर पार्ट, दैट इज माय एक्सियल प्लेसेंटा। एक्सियल प्लेसेंटा में याद रखना कि यहाँ पे सेंटर से आपके आ रहे होते हैं आपके यहाँ पे सीड निकल के, या मेरा सीड अटैच होता है मेरे ओवरी के वॉल पे फ्रॉम द सेंटर, और आपको यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब क्योंकि आपका यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन है, तो इसलिए कई सारे चेंबर्स यहाँ पे बन गए। तो ये चेंबर्स को हम बोल सकते हैं यहाँ पे लोक्यूलर। सो दीज आर माय लोक्यूल्स, दिस चेंबर्स ओवर देयर आर कॉल्ड माय लोक्यूल्स। यहाँ पे आपको कई सारे लोक्यूल्स बनते हुए आपको मिल गए यहाँ पे। अभी 3 बन रहे, कई सारे प्लांट्स के अंदर आपको 4 या 5 भी आपको मिल जाते हैं। Here the placental is axial, सेंटर से आ रहा है वो प्लेसेंटा, and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, in a multilocular ovary। अब आपसे कोई पूछे कि यार मल्टीलोकुलर ओवरी हम इसे क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज आपका सेप्टा फॉर्मेशन हुआ है। आपका सेप्टा फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हुआ है बिकॉज यू हैव मल्टीपल चेंबर्स ओवर देयर, मल्टीपल लोक्यूल्स आपके यहाँ पे मिल रहा है। और दिस काइंड ऑफ कंडीशन आई कैन फाइंड इन माय चाइना रोज, टमाटो एंड लेमन। कभी आपने नोटिस किया, कभी आपने नींबू काट के तो देखा ही होगा, टमाटर काट के देखा होगा, यू विल हैव दोस चेंबर्स ओवर देयर। आपको काफी क्लियर कट आपके लोक्यूल्स नोटिस करना, सेंटर में होता है आपका, आपका जो सीड होता है ना वो सेंटर में होता है, वो और कहीं नहीं होता, वो सेंटर में लगा होता है आपका सीड वहां पे। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन दिस। सो एक्सियल प्रेजेंटेशन के अंदर आपके सीड जहाँ पे सेंटर से निकल के आ रहे हैं एंड यू विल फाइंड मल्टीपल लोक्यूल्स आर सीन इन द दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ सेप्टा फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ सेप्टा फॉर्मेशन यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग। सो चाइना रोज, टमाटो, लेमन। चाइना रोज अगर आपने देखा नहीं है, टमाटो और लेमन तो आपने यहाँ पे देखा हुआ है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो यहाँ पे आपका सेंटर में से हमारा सीड निकल के आएगा। So this is one thing you have to know. This is my Excel presentation. क्या यहाँ तक चीजें समझ आ रही है आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी, अब बताओ कौन कौन Yes, वैसे ही बता दो, नहीं तो मुझे बाद में पता चली जाएगा। बता दो। अरीशा लेट थे क्लास में आप? Yes, sir. अच्छा लेट आए, क्या सर? ट्यूशन से लेट आए थे आप? Yes, sir. अभी ठीक है। और रवीना आप बताइए क्या रीजन है आपका? सर वाईफाई में प्रॉब्लम थी। ठीक है, ठीक है। और भी कोई है जो लेट आया है, बता नहीं रहा? कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इतनी बात हमने यहाँ पे देख ली। देन दीस आर द एग्जांपल्स यू हैव टू नो इन दिस। देन पैराइटल प्रेजेंटेशन। पैराइटल मतलब पेरीफेरी। पैराइटल टर्म आपके सामने आया, पी मतलब यहाँ पे आपका पेरीफेरी। यहाँ पे आपका जो सीड आपका लगा होगा वो पेरीफेरी वॉल से आपका यहाँ पे लगा होगा। सो यू हैव अ पेरीफेरी वॉल व्हिच विल बी सीन ओवर देयर, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपके यहाँ पे जो आपका
सीड अटैचमेंट यहाँ पे हो रहा है वो आपके पेरिफेरी से आपको हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सीड यहाँ पे लगे हुए हैं, दे आर अटैच टू द पेरिफेरी ऑफ द वॉल, राइट? सो दे आर अटैच टू द पेरिफेरी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कोई लोक्यूल यहाँ पे दिख नहीं रहा, बेसिकली आपका सिंगल लोक्यूल है, यू डोंट हैव अदर चेंबर्स ओवर देयर। लेकिन कई बार इसके अंदर फॉल्स सेप्टा फॉर्मेशन आपको होते हुए मिल सकता है। कुछ प्लांट्स के अंदर यू कैन फाइंड देयर कैन बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टा। कई बार आपको यहाँ पे फॉल्स सेप्टा फॉर्मेशन कभी कभी आपको देखने के लिए मिल सकता है, कुछ जेनेरा के अंदर ये देखने के लिए मिल जाता है। सो जब आपको ये फॉल्स सेप्टा फॉर्मेशन मिलता है, दैट इज माय फॉल्स सेप्टा। फॉल्स सेप्टा, अगर मेरा फॉल्स सेप्टा यहाँ पे बनता है, अगर मेरा यहाँ पे एक अगर मेरा कोई डिवीजन यहाँ पे सेंटर पे बन जाता है, देन आई कैन से कि यार मेरे दो चेंबर यहाँ पे बन गए, दो लोक्यूल मेरे यहाँ पे बन गए। बट अगर ये मेरा नहीं बनता तो आई विल हैव नो लोक्यूल, आई विल ओनली हैव अ सिंगल लोक्यूल ओवर देयर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि पैराइटल प्रेजेंटेशन में पहली बात आपके जो सीड यहाँ पे अटैच होंगे वॉल के साथ, ओवरी वॉल के साथ, दे विल बी ऑन द पेरिफेरी, ठीक है? दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन हो सकता है फॉल्स, जिस सेप्टा जिसे हम कहते हैं, ये कई बार आपको बनते हुए आपको मिल सकता है। अगर आपका फॉल्स सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिला, देन आपका सिंगल लोक्यूल का दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो, सो यू विल हैव टू लोक्यूल्स कैन बी सीन ओवर देयर। बट अगर सेप्टा फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, देन यू विल हैव अ सिंगल लोक्यूल इन दिस। सो हियर द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल, here the ovule develop on the inner wall of the ovary or on the peripheral part, ठीक है? ये आपके इनर वॉल और ऑल द पेरिफेरल पार्ट आपके ग्रो कर देने के लिए आपके मिल जाते हैं। ओवरी इज वन चेम्बर्ड, आप देख पा रहे हो ओवरी आपके यहाँ पे सिंगल चेम्बर्ड ही है, मल्टीपल चेम्बर्स आपको यहाँ पे मिल नहीं रहे, बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू अ फॉर्मेशन ऑफ योर फॉल्स सेप्टा। फिलहाल तो सिंगल चेम्बर ही आपके यहाँ पे, अगर फॉल्स सेप्टा अगर फॉर्म होता है यहाँ पे, देन विल फाइंड दो चेम्बर आपके यहाँ पे बन सकते हैं। एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आएगा मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। So mustard and argemone are the example which I'll be finding as a example of my parietal presentation. Parietal मतलब periphery. पिक्चर याद रखना, आपके सामने पिक्चर आ जाएगी और आपको बोलेंगे कि बताइए इसे मैच करिए, ये कौन से प्रेजेंटेशन के साथ आपके यहाँ पे जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। They can ask you this kind of question. तो ये चीज याद रखते हैं आपके यहाँ पे। Parietal means peripheral. Then फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बिल्कुल सेंटर से आपके यहाँ पे ओव्यूल्स आपके इमर्ज आउट हो रहे होंगे, दैट अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द ओवरी। सो ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आपको फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई भी सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस। सेप्टा फॉर्मेशन इज एब्सेंट, और यहाँ पे एग्जांपल आपको बन के आता है आपके यहाँ पे डायंथस एंड प्राइमरोज। तो डायंथस एंड प्राइमरोज आर द टू एग्जांपल आई विल बी फाइंडिंग। सो सेंटर में, फ्री सेंट्रल नाम से समझ आ रहा है कि सेंटर के अंदर मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे ओव्यूल, सेंटर के अंदर my ovules has been present over there, and septa formation is going to be absent, और example आपके यहाँ पे है dianthus and primrose. Now you have a basal part. Here the placenta develop at the base of the ovary and single ovule is attached to it. Placenta आपके यहाँ पे develop करता है at the base of the ovary, और यहाँ पे आपको single ovule आपको मिलेगा। यहाँ पे इतना यूनिक है ये वाला स्ट्रक्चर कि आप कभी भी इसे दूर से देखिए बता सकते हो कि सर ये तो बेसल है। मतलब अगर ऐसे मैं बहुत दूर खड़ा होकर अगर आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ ना, तब भी आप बोलोगे बेसल है। इनके अंदर आप थोड़ा दूर से देखना पाओ कि सेप्टा दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट दिस इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ ओव्यूल ओवर हियर, और यूनिक काइंड ऑफ अरेंजमेंट। प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। याद रखना ओव्यूल यहाँ पे आपको सिंगल ही मिलेगा। एग्जांपल सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So that is my basal presentation. Basal, free central, parietal, axile and your marginal presentation. तो इतने याद रखना है आपको यहाँ पे क्लियर कट तरीके से। So and याद रखना कि किसमें आपको सेप्टा फॉर्मेशन हमेशा से मिलेगा, किसके अंदर आपको सेप्टा नहीं मिला लेकिन बाद में फॉल्स सेप्टा फॉर्मेशन आपका हो सकता है, दैट्स अ parietal one. और फ्री सेंट्रल के अंदर सेंटर में ही आपका यहाँ पे आपका अटैचमेंट ऑफ योर ओव्यूल टू द सीड, और कोई आपको यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेप्टा फॉर्मेशन हैपनिंग इन दिस। बेसल में आपको यहाँ पे याद रखना है that you will have a single ovule attached to the ovary wall. That's a basal presentation. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। These are the few things you have understood. Now let's move on to your next topic of my fruit. अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे फ्रूट के बारे में। So जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा फ्रूट, आप काफी चीजें आप यहाँ पे जानते हो। So you know few things about the fruit. अब फ्रूट की जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो आप जानते हो ये चीज काफी कि फ्रूट आपका फॉर्मेशन हो कहाँ से रहा है। योर ओवरी विल टर्न इनटू द फ्रूट। ओवरी तो होती है जो आपकी फ्रूट में टर्न हो जाती है। नाउ दिस विल बी हैपनिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये जनरली आपका होता है आफ्टर
फर्टिलाइजेशन। तो आपको याद रखिए, एक बार फर्टिलाइजेशन आपका हो जाता है ना, एक बार आपका मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है, तो आपकी दो चीजें यहाँ पे होती है। आपका ओव्यूल विल टर्न इनटू अ सीड, ovule will turn into a seed and your ovule will turn into the fruit। ये सब आपका होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन कुछ प्लांट्स आपके होते हैं जहां पे आपको फ्रूट फॉर्मेशन मिलेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो यू कैन फाइंड सम कंडीशन जहां पे विल हैव फ्रूट फॉर्मेशन, you will have fruit formation without fertilization। This is known as my parthenocarpy। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पार्थेनोकार्पी। क्या रखना, कई बार आपका ये हो सकता है कि विदाउट नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन आपका फ्रूट फॉर्मेशन आपका हो सकता है। सबसे सिंपल बढ़िया एग्जांपल आपका बनाना, सब क्या देता है, सबसे सिंपल एग्जांपल, आसान एग्जांपल इज योर बनाना। सो फ्रूट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो रहा है विदाउट नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर ऐसा होता है कुछ प्लांट्स के अंदर, इफ यू हैपन टू फाइंड दैट हैपनिंग इन द प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड एज माय पार्थेनोकार्पी, राइट। पता नहीं मैंने ये बात आपको बताई थी नहीं बताई थी, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर भी ये इवेंट होते हुए दिखता है। मतलब फीमेल्स डायरेक्टली एग ले करना चालू करती है, मतलब विदाउट अ नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन दे कैन ले द एग्स और उन एग्स में से बेबी हैच आउट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज योर पार्थेनोजेनेसिस। उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। याद है मैंने इस बारे में डिस्कस किया था लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर के अंदर, कुछ याद आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? यस सर, थोड़ा सा बताया था। बस बताया था, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एनिमल्स के अंदर, देन ये कोमोडो ड्रैगन देखा आपने, टीवी के ऊपर देखा होगा कोमोडो ड्रैगन। Yes, Yes, sir. sir. बताएगा Yes, सर। sir. लिजार्ड होती है कोमोडो ड्रैगन करके, बहुत बड़ी लिजार्ड होती है, Yes, sir. जैसी होती है। हाँ, सो दैट इज नोन टू कैरी आउट माय पार्थेनोजेनेसिस। वो करती है, उसके अंदर वो देखने के लिए मिलता है। फिर एक गेको होती है जो कई लोग ऐसा पेट भी पालते हैं फॉरेन कंट्री में, वो भी करती है पार्थेनोजेनेसिस। Yes. मतलब वो अपने आप ही एग ले कर देगी और उस एग में से बेबी हैच आउट हो जाएगा विदाउट नीड ऑफ अ मेल एनिमल। दैट कैन हैपन। सो सेम चीज टर्कीज में भी होते हुए देखी गई है, एंड सेम चीज हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड हैपनिंग इन योर हैमरहेड शार्क। इन सब के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है वो चीज। चलो ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करते हैं, दिस इज अ पार्थेनोकार्पी एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट बन गया तो उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जब आप एक फ्रूट को ऑब्जर्व करते हो, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ योर मैंगो, राइट। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ योर मैंगो। अब मैंगो में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? इट इज गोइंग टू बी योर मोनोकार्पेलरी गैनोशियम। You will have a basically monocarpellary superior ovary. So monocarpellary superior ovary is ovary which you'll get to see over there. ठीक है। अब ये जो आपके यहाँ पे ओवरी होती है ना, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, यहाँ से आपका फ्रूट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होता है। ठीक है, आपकी सिंगल ओवरी आपके यहाँ पे, और यहाँ से आपका फ्रूट फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। सो फ्रॉम हियर ओनली विल फाइंड द फ्रूट फॉर्मेशन विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सो यहाँ से आपका होता है फ्रूट फॉर्मेशन, और जो फ्रूट आपको बन के मिलता है, जो फ्रूट आपको मिलता है ना, उसको हम एक नाम देते हैं यहाँ पे। दैट नेम ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय ड्रूप। सो ड्रूप इज वन ऑफ द टर्म आई विल बी यूजिंग फॉर द फ्रूट। सो ड्रूप आप टर्म उसके लिए यूज करते हो जब आपका मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी में से आपका फ्रूट बन रहा है। अगर सिंगल कार्पल सुपीरियर ओवरी में से अगर आपका फ्रूट बनता है, देन वी कॉल इट एज अ ड्रूप। उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एज अ ड्रूप। तो ये टर्म याद रख लो कि अगर मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी में से अगर आपका फ्रूट बन रहा होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ DRUP, ड्रूप। अब मैंगो की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो मैंगो फ्रूट तो आप सबने देखा है, खाया भी है। सो द फ्रूट कैन बी इधर फ्लेशी और इट कैन बी योर हार्ड सीड कोट, या फिर सीड कोट इसका ड्राई होगा या फिर फ्लेशी होगा। सो लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग इन द स्टेटमेंट्स ओवर फर्स्ट ऑल। इट्स अ ripened ovary developed from the fertilization, that's a fruit. It is a characteristic feature of the flowering plant. Flowering plant में आपको fruit फॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। A fruit formed without fertilization of ovary is called as a parthenocarpic fruit. In mango and coconut, the fruit is called as a drupe. They are of one-seeded and develop from a monocarpellary superior ovary. तो याद रखना, मैंगो के साथ आपका कोकोनट भी आपके यहाँ पे आ जाएगा, which is an example of my drupe.
जहां पे आपका सीड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो रहा है फ्रॉम द मोनोकार्पेलिटी सुपीरियर ओवरी से आपके ये हो जाएगा। ठीक है, अब जनरली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना, व्हाट यू विल गेट टू सी, लेट मी टेल यू ओवर हियर। व्हेन यू हैपन टू सी योर मैंगो, सो मैंगो के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जनरली व्हाट आई विल गेट टू सी ओवर, यू विल हैव अ सीड एंड यू विल हैव योर फ्रूट। और मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, ऐसे नहीं करते इसको, हम ऐसा करते हैं, लेट्स डू इन अदर वे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ लेट्स से फ्रूट की, if I talk about the fruit, then we'll have two things over there. Fruit will have the seed and will have the pericarp. Pericarp is the covering of the fruit. जो भी आपका जो फ्रूट होता है ना, उसकी जो कवरिंग होती है, मतलब जो सीड के अलावा जो भी आपका फ्रूट का जो पार्ट होता है, जो आपका भी जो आप खाते भी हो, उसको हम कहते हैं पेरिकार्प। दैट इज कॉल्ड एज योर पेरिकार्प। सो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आपके फ्रूट के अंदर विल हैव अ सीड जो आपका अंदर होता है, और उसके अलावा जो भी आपको फ्लैशी पार्ट जो दिख रहा होता है, जैसे आपका मैंगो हो गया, तो मैंगो में हम क्या करते हैं, गुठली को तो हम छोड़ देते हैं और बाकी सारा पार्ट अपन खा लेते हैं, छिलका हटा के सब कुछ खा लेते हैं। दैट छिलका, दैट मैंगो वाला पार्ट, पल्पी पार्ट, एंड वन मोर इनर लेयर, दैट एवरीथिंग इज कॉल्ड एज माय पेरिकार्प। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पेरिकार्प। तो पेरिकार्प अगर मैं बात करता हूँ मैंगो के अंदर, इट विल हैव 3 पार्ट्स। दिस पेरिकार्प विल बी हैविंग द 3 पार्ट्स। इट विल हैव समथिंग लाइक योर एपिकार्प। एपिकार्प वो आउटर लेयर है, बेसिकली छिलका है, ये आपके मैंगो का छिलका है जो हम लोग नहीं खाते हैं, बंदर खा लेते हैं, हम लोग नहीं खाते। देन वी हैव अ मेसोकार्प। अगर हम लोग भी खा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये मत सोचना कि हाँ ह्यूमंस नहीं खा सकते, वी कैन आल्सो ईट दिस। अचार में खाते हो क्या बेटा, क्या आप खाते हो? सर, जब अच्छा, अचार में, खाते हो। राइट राइट राइट, अचार में खा रहे होते हैं, बिल्कुल अचार में खा रहे होते हैं। आए छिलके से मुझे याद आया, आई हैड अ पेट टर्टल काफी सालों पहले, एंड आई यूज्ड टू गिव हिम एप्पल खाने के लिए। सो एप्पल का छिलका नहीं खाता था, ओनली पल्प वाला पार्ट खाता था, एंड ही यूज्ड टू लाइक कीप द छिलका अवे। मैं कह रहा हूँ एक टर्टल था, उसको मैं जब एप्पल देता था खाने के लिए, तो एप्पल का छिलका नहीं खाता था, वो सिर्फ पल्पी वाला पार्ट खाता था वहां पे, एंड छिलके को वो लाइक इग्नोर करता था। सो आई यूज्ड टू सी एवरी डे, छिलका पड़ा हुआ है वहां पे, सिर्फ पल्प खा रहा है। आई वाज लाइक यार ये तो स्पॉइल हो रहा है, छिलका आप खाते थे सर? स्पॉइल हो रहा है क्या? छिलका आप खाते थे वेस्ट ना होने के बजाय? अरे क्या करे, मैं वो छिलका वहां पे रहता था पानी के अंदर, आई हैव टू थ्रो दैट छिलका। देन मैंने डिसाइड किया अगले दिन से सिर्फ छिलका ही दूंगा खाने के लिए, ताकि इसको स्पॉइल होने से बताऊं, बट दैट डिडंट वर्क, सही नहीं सुधरा। So it happens. Turtles are also someone who can get spoiled. So you have a epicarp, mesocarp, and then you have endocarp. So this is something you will get to see. So you'll have an epicarp, mesocarp, and endocarp. यहाँ पे आपको मिलेगा. That are the 3 layers of my fruit. Epicarp is a छिलका वाला part. Mesocarp is something जो आप लोग खा रहे होते हो. And endocarp is something जो आपका innermost part होता है. ये वो आपका origin होता है जो आपका it is much more closer to the seed. सीड से बहुत एकदम जो सीड का जो आउटर कवरिंग होता है, थोड़ा सा हार्ड वाला जो पार्ट होता है ना, एकदम क्लोज वाला, दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्प। सो यू हैव एंडोकार्प, मेसोकार्प एंड एपिकार्प, दे आर ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड एज योर पेरिकार्प। दैट इज ऑल गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर पेरिकार्प। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। दिस समथिंग आई कैन वेरी क्लियर सी इन द मैंगो। मैंगो यहाँ पे बढ़िया एग्जांपल बन जाता है आपके यहाँ पे। मैंगो के अंदर आपको ये तीनों चीजें मिल जाती है, और यू नो दिस थिंग वेरी केयरफुली। Other than the seed, we eat almost everything. Other than the epicarp, हम सब यहाँ पे सब कंज्यूम कर लेते हैं। अब यही चीज अगर मैं बात करता हूँ कोकोनट के अंदर, अगर यही चीज मैं अगर कोकोनट के अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो कोकोनट में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना, यू ओनली हैव 2 लेयर्स। अब अगर आपने नारियल को भी देखा होगा, देन आपका बाहर फाइब्रस वाला होता है एक तो एरिया, एक तो रीजन होता है जिसको आप निकाल देते हो, छील के निकाल देते हो, एंड देन यू हैव द व्हाइट वाला पार्ट जो आप खाते हो। ठीक है, तो इसको हम 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं बेसिकली। यहाँ पे यू हैव अ मेसोकार्प
and you have an endocarp. Mesocarp and endocarp. So mesocarp जो होता है वो आपका यहाँ पे होता है फाइब्रस. ये वो होता है जो हम लोग छिलके से निकाल देते हैं. ये कोई नहीं खाता. ये कोई नहीं खा रहा होता. This is something you have to get rid of it. It's a fibrous part. And endocarp is something which will be eaten. That's the edible part. ये आपका edible part होता है. ठीक है. बल्कि अगर देखा जाए ना, जो आप खा रहे होते हो ना कोकोनट के, जो आप व्हाइट वाला पार्ट जो आप खा रहे होते हो, दैट एडिबल पार्ट, जो व्हाइट वाला जो पार्ट है कोकोनट का, वो आपका होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म. ये आप फ्यूचर में पढ़ोगे. जब आप एंडोस्पर्म जब आप कोकोनट को काटते हो तो आपको दो चीजें मिलती है. एक तो मिर्च में होता है पानी, राइट, और उसके साइड में आपको होता है व्हाइट वाला पार्ट जो आप निकाल के खाते हो. जब आप खा रहे होते हैं ना व्हाइट वाला पोर्शन, दैट इज एक्चुअली अ एंडोस्पर्म. दैट इज एक्चुअली अ सेल्यूलर एंडोस्पर्म. और जो पानी होता है ना बीच में, वो आपका होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. दैट इज गोइंग टू बी हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. और कोकोनट वाटर में आपको मिलता है एक हार्मोन विच इज माय साइटोकाइनिन. और ये हार्मोन की मदद से आपका होता है सेल डिवीजन काफी तेजी से. तो ये सब भी याद रखना. अभी बता नहीं रहा था डिटेल के अंदर, बट याद रखना कहीं ना कहीं दैट जो आप खा रहे होते हो आपके कोकोनट के अंदर, दैट इज योर एंडोस्पर्म. सेल्यूलर एंडोस्पर्म उसे हम वहां पे बोलते हैं. और जो पानी होता है वो भी आपका एंडोस्पर्म ही होता है, और उसे हम बोलते हैं एज अ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. याद रहेंगी ये सारी चीजें? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कॉन्फिडेंस नहीं है बेटा. यस में. ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं. सी, so these are a few things we'll get to see in this. So we'll have a fruit, pericarp and seed. So I hope this slide is clear to all of you. ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी. That is what you will get to see in this. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, embryo is made up of my, not embryo, your this thing. A fruit consists of a pericarp. It may be dry or fleshy, right? Thick and fleshy pericarp is differentiated into your epicarp, middle mesocarp and inner endocarp. ठीक है, तो ये याद रखना कि कई बार आपके यहाँ पे ड्राई होगा आपका आउटर कवरिंग, या आपका फ्लैशी होगा. ड्राई आपको मिल जाता है आपके ग्राउंड नट के अंदर. ग्राउंड नट के अंदर यू विल हैव व्हाट, यू विल हैव अ ड्राई आउटर कवरिंग. फ्लैशी आपकी होगी आपके मैंगो, एप्पल, गुआवा, ये सब के अंदर फ्लैशी हो गया. ठीक है, अगर थिक एंड फ्लैशी है देन यू विल हैव लाइक 3 पार्ट्स, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इनर मेंडोकार्प. तो ये आई थिंक आप सबको यहाँ पे क्लियर हो चुका है. ये आप लोग को यहाँ पे याद रहे, राइट? बोलिए ऋषा, बताइए. सर मीजोकार्प जो होता है वो तो एडिबल होता है, तो कोकोनट में क्यों नहीं होता? नहीं, कोकोनट में हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोकोनट में मेसोकार्प है, लाइक द मेसोकार्प इज द आउटर कवरिंग. मेसोकार्प एडिबल है आपका सिर्फ इसके अंदर बेटा. ये मैं जो लिख के दिया ना आपको यहाँ पे, दिस इज समथिंग आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द मैंगो. दिस एवरीथिंग आई एम टॉकिंग ना कि कौन सा एडिबल है कौन सा नहीं, ये मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ मैंगो यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे फ्रूट यहाँ पे लिखा जस्ट टू मेक अ जनरल एग्जांपल ओवर हियर. अगर फ्लैशी हुआ ना फ्रूट तो आपको ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है. बट लेट्स टेक एग्जांपल ओवर हियर एज अ मैंगो. और वही मेसोकार्प आपको नहीं मिलता, मतलब मेसोकार्प आपको मिलेगा बट वो आपको होता है फाइब्रस. दैट मेसोकार्प इज गोइंग टू बी फाइब्रस इन अ कोकोनट. तो वहां पे आप उसे खा नहीं सकते. बट यहाँ पे जो मेसोकार्प होता है वो तो आप खा सकते हो, पल्पी होता है बिल्कुल. है ना? तो डिफरेंट होता है डिफरेंट फ्रूट्स में. डिफरेंट होता है डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर. यस, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया. नाउ लेट्स जंप ऑन टू योर सीड. अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे सीड की. और कोई सवाल है तो पूछ लो. नो सवाल? चलो, वेरी गुड. क्या बात है, दैट्स रेयर. सो यू हैव अ सीड फॉर्मेशन. सीड आपका बनाया जाता है, आपका ओव्यूल विल टर्न इनटू अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका ओव्यूल आपके यहाँ पे सीड में बन जाएगा. अगर आप सीड को ऑब्जर्व करते हो, इफ यू ऑब्जर्व द सीड, अगर आप कई बार सीड को ऑब्जर्व करते हो तो सीड जहां से अटैच होता है ना आपके ओवरी वॉल से, उस अटैचमेंट का एक आपको छोटा सा रीजन आपको मिलेगा वहां पे. सो बेसिकली यू विल फाइंड अ स्मॉल स्कार. यू विल फाइंड अ स्मॉल स्कार. स्कार मतलब क्या? मतलब देखो, एक पॉइंट होता है जहां से मेरा सीड जो था मेरा फ्रूट के वॉल से अटैच था, और वो जो पॉइंट है मेरा यहाँ पे, उसको मैं कहता हूँ यहाँ पे स्कार, स्मॉल स्कार ओवर देयर. आप कभी नोटिस करना, आप अगर कभी मटर तोड़ोगे ना, अगर आप कभी मटर को तोड़ते हो, उसके सूचर में से अगर आप निकालते हो, देन मटर निकालने के बाद मटर के ऊपर एक छोटा सा निशान आपको मिलेगा. जहां से आपने उसे तोड़ा ना, वहां पे एक आपको एक निशान मिलेगा. दैट स्कार इज कॉल्ड एज माय हीलम. दैट यस सर. इज कॉल्ड एज योर हीलम. उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हीलम. तो हीलम इज दैट पर्टिकुलर स्कार जहां पे आपका मटर था आपका यहाँ पे, वो आपका अटैच था आपका यहाँ पे आपके वॉल के साथ. सॉरी, सीड जो था आपका मटर का वो आपका अटैच था आपके ओवरी के वॉल के साथ. दैट्स योर हीलम.
इस पॉइंट से मेरा वहां पे अटैच रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट टू सी, उसी के पास में यू विल गेट टू सी समथिंग एल्स एज वेल। आपको सीट के अंदर आपको एक छोटा सा एरिया मिलता है, एक छोटा सा एपरेचर आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज माय मैक्रोपाइल। इसको बोलता हूँ यहाँ पे एज अ मैक्रोपाइल। अब मैक्रोपाइल मेरा वो वाला एपरेचर है जहां से सीट के अंदर पानी जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। दिस इज अ साइट फ्रॉम वेयर द वाटर एंड ऑक्सीजन विल गेट इनसाइड द सीट। आपने ये बात कभी नोटिस की होगी, बारिश के सीजन में जैसे ही पानी गिरता है ना जमीन पे, मतलब गार्डन पे, सडनली नए प्लांट्स निकल के आते हैं। अगले दिन ही यू विल फाइंड सम न्यू प्लांट्स कमिंग इन द गार्डन। कुछ प्लांट्स आपके ऐसे इमर्ज हो रहे होते हैं आपके सॉइल में से, राइट। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, जैसे ही आपका पानी आया सॉइल के ऊपर, आपके सीड्स ने उस पानी को एब्जॉर्ब किया। पानी को एब्जॉर्ब कैसे करेगा सीड मेरे यहाँ पे, दे नीड सम विंडो, दे नीड सम एरिया जहां से पानी आपका अंदर जाएगा, एंड दैट विंडो, दैट एरिया इज माय मैक्रोपाइल। सो मैक्रोपाइल इज अ साइट जहां से मेरा पानी एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय द सीड, और जैसे ही मेरा पानी सीड एब्जॉर्ब करता है, इट विल गेट अ ट्रिगर ऑफ जर्मिनेशन, और उसके बाद आपका सीड ओपन होगा और वो जर्मिनेट करके बाहर निकल के आएगा। तो एक्सक्यूज मी, ये वाली बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज आल्सो समथिंग यू हैव टू नो। सो मैक्रोपाइल इज अ साइट जहां से आपका वाटर एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे हो जाएगा, एंड वाटर एब्जॉर्प्शन आपको यहाँ पे होते मिलेगा। इसके साथ साथ आई विल गेट टू सी माय इवन oxygen enters the cell, oxygen enters through this particular point. So ये आपको याद रखना है, this is something you will also find happening inside the seed. तो सीड के अंदर याद रखना है, you will have a macropyle वाला पोजीशन जो आपका यहाँ से आपका वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का भी अगर आपका एंट्री होता है तो यहाँ से आपका हो रहा होता है। दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन द सीड। अब जब आप सीड की बात करते हो तो सीड विल हैव द टू कोटिंग्स। सीड के अंदर आपको दो कवरिंग आपको मिलेगी आपके यहाँ पे, यू विल हैव द आउटर टेस्टा। तो सीड के अंदर द आउटर, सो सीड विल हैव टू कोट्स, यू विल हैव आउटर कोट एंड इनर कोट। तो जो आउटर कोट होता है सीड का, या आउटर लेयर आप बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज, द आउटर लेयर जो आपके यहाँ पे होती है, आउटर लेयर और आउटर कोट, दिस आउटर लेयर is going to be called as your testa, और जो इनर लेयर आपकी होती है यहाँ पे, द इनर लेयर ऑफ द सीड इज कॉल्ड एज माय टेगमेन। So I have a tegmen and a testa. So outer layer is called as my testa, and tegmen is going to be called as my inner layer. So this is something we'll get to see. ये चीज आपको याद रखनी है, दैट इज समथिंग आई विल फाइंडिंग इन द सीड। सो आउटर लेयर, इनर लेयर आपको मिलेगी आपके यहाँ पे, टेस्टा एंड टेगमेन आपके यहाँ पे मिल जाता है। सो ये इतनी बातें पहले याद रखो, दैट सीड कोट विल हैव टू लेयर्स, आउटर इनर लेयर। यू विल हैव द हिलम जहां से आपका सीड अटैच आपके ओवरी के वॉल के साथ, या वो मैक्रोपाइल जहां से आपका पानी एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ऑक्सीजन आपका एब्जॉर्ब किया जा रहा है बाय द सीड, एंड सीड इज समथिंग व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओव्यूल। ये सब आपका होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। क्या इतनी बातें क्लियर है आप सबको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात यस सर। सर बोलो बोलो, एक एक करके बोलो। ऋषा बताओ। सर जो ये माइक्रोपाइल है, ये वही वाली है जो हमने लाइक गैमेटोफाइट में पढ़ा था, जिसमें से पोलन ग्रेन्स वो था। हाँ राइट राइट राइट, बिल्कुल सही, वही आपका लोकेशन है। वो आपको जो पोलन ट्यूब आ रहा होता है ना, जब एंटर कर रहा होता है, क्योंकि आप जानते हो वो ओवल के अंदर ही आ रहा होता है, एंड दैट ओवल व्हेन इट विल टर्न इनटू अ सीड, दैट पॉइंट ओवर देयर विल टर्न इनटू द मैक्रोपाइल। ट्रू, यस सर, ओके सर। ऑलराइट। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स ओवर हियर। जब मैं सीड की बात करता हूँ ना, सो सीड की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज अ मैच्योर ओवल डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। Seed is made up of my seed coat and the embryo. So seed में आपको दो चीज आपको मिलेगी, we'll have a seed coat and the embryo. Embryo मतलब अंदर जो आपको मिलेगा यहाँ पे, right? Now let me tell you one thing which is very important over here. ये सब तो ठीक है, एक चीज यहाँ पे बताता हूँ आपको। अगर आप सीड के अंदर, अगर आप देखोगे, सीड के अंदर आपको मिलेगा आपको यहाँ पे एम्ब्रियो। सीड के अंदर आपका यहाँ पे आपको एक एम्ब्रियो आपको मिल जाएगा। सो लेट्स से दिस माय एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के पास होंगे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सो एम्ब्रियो विल हैव टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर। ये तो बटरफ्लाई बन गया। So you'll have a leaf-like structure in the embryo, and those leaf-like structure over there are called as your
कॉटिलिडॉन्स। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है आपके यहाँ पे, these are called as my कॉटिलिडॉन्स। अगर आपको यहाँ पे दो कॉटिलिडॉन अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पिक्चर देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये मेरा यहाँ पे डायकॉट सीड है, दिस इज माय डायकॉट सीड। अगर दो कॉटिलिडॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है, then that is my dicot tree, that's my dicot plant, simple। Now what you get to see ना, you'll have an embryo। अब embryo का जो टिप होता है यहाँ पे, एम्ब्रियो का जो टिप आपको यहाँ पे मिलेगा, दिस टिप ओवर हियर। अब आप ये जानते हो, इसको मैंने आपको पहले बताया था, दिस टिप ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय प्लूम्यूल। और जो लोअर टिप आपके यहाँ पे होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज माय रेडिकल। Radical. रेडिकल। में से बनता क्या है? Root part. रूट पार्ट। राइट, पूरा रूट फॉर्मेशन आपका रेडिकल से होगा, सो विल हैव रेडिकल ओवर हियर। बिल्कुल सही, ठीक है। Now along with that what actually happens है, you have some region, so let's say ये आपका पॉइंट है, इमेजिन कर लो कि मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है और ये पॉइंट से मेरा निकल रहे हैं मेरे कॉटिलिडॉन, सो दिस इज अ पॉइंट। हाँ, ड्राइंग के अंदर थोड़ा वो बड़ा लग रहा है, बट इमेजिन कर लो कि मेरा पॉइंट है जहां से मेरे कॉटिलिडॉन वहां से निकल के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट के ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, दिस पॉइंट जो सेंटर वाली जो लाइन है, इसके ऊपर वाला जो ये मेरा एरिया होगा, दिस एरिया हियर विल बी कॉल्ड एज माय एपिकोटाइल। इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे आपका एपिकोटाइल। ये सब अगर थोड़ा बहुत अच्छे से याद रख लोगे ना, 12th में बड़ी आसानी होगी चीजें करने में। 11th अगर आप अच्छे से संभाल, अगर 11th में आपका ग्रिप बन जाता है, 12th तो आपका सितंबर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। सो 12th इतना लोड नहीं देता आपको, अगर आपका 11th को अगर ग्रिप बनाओ तो अच्छा। So याद रखना, दिस पर्टिकुलर रीजन ओवर देयर इज कॉल्ड माय एपिकोटाइल। याद रखना, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द कॉटिलिडॉन्स हैव ओरिजिनेटेड, वहां से लेके ऊपर तक का जो रीजन आपका होता है उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल। और उसी तरीके से उसी पॉइंट से लेके नीचे तक का जो मेरे यहाँ पे रीजन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज माय हाइपोकोटाइल। इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ हाइपोकोटाइल। लेबलिंग आप यहाँ पे याद रखना कि व्हाट इज माय हाइपोकोटाइल, व्हाट इज माय एपिकोटाइल। ये इतना याद रख लेना, इतना मुश्किल नहीं है, यू कैन रिमेंबर दिस थिंग। लेट्स कम बैक नाउ ओवर हियर। बताइए मुस्कान। सर आफ्ताब। बताइए आफ्ताब। सर एक मिनट स्लाइड पीछे करिए कृपया करके। सर ये जो बटरफ्लाई जैसे पंख है, इसे तो हाँ। कोटिलेडन कहेंगे ना? हाँ, ये ट्यूब आप कोटिलेडन बता रहे थे, कनेक्शन है क्या? कौन सा वाला? ये व्हाइट व्हाइट जैसा आपने बनाया ये। हाँ, ये मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझिए ये मेरा पॉइंट है जहां से मेरे ये लीफ लाइक सेक्टर निकले हुए हैं। अच्छा ये अच्छा आप ये मानो कि ये पॉइंट है जहां से लीफ लाइक, ये जो मेरे कॉरिडोर्स है मेरे यहाँ पे, यहाँ से निकले हुए हैं, उसके ऊपर वाला पार्ट और उसके नीचे वाला पार्ट, उसको हमने यहाँ पे लेबल किया हुआ है। ओके सर। बताइए ऋषा, बताइए। What is the role of epicotyle and hypocotyle? They are just a region over there which has been labeled, कोई रोल नहीं उनका वहां पे, they are just a region, that region has been labeled over there as my epicotyle and hypocotyle। Okay, sir. चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग। So इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। Embryo has a made up of my radical and an embryonal axis, right, and one or two cotyledon. That is what we will get to see. The outermost covering of the seed is called as my seed coat. The seed coat has two layers, the outer testa and inner tegmen. On the seed coat there is a scar called as my hilum. तो seed coat पर आपको एक छोटा सा स्कार मिलेगा, इसको बोलेंगे आप एज hilum वहां पे, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, then you can see some labelings और you can see यहाँ पे आप हाइपोकोटाइल आपका पे दिखेगा, यहाँ पे you can see something called एपिकोटाइल। इतना क्लियरली यहाँ पे दिखता नहीं है, but that is why we have made over there, थोड़ा सा उस टाइप के सामान बना देते हैं ताकि पता चले। So that is something you have to know। इतनी बातें आप सबको यहाँ पे याद रखनी है, that you can have मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ आपके यहाँ पे हो सकता है, डाइकॉट या मोनोकॉट प्लांट आपके यहाँ पे मिल सकता है। नाउ ये हमने आप देख लिया। Now let's talk about, यहाँ पे तो चलो हमने बात कर लिया अपने डाइकॉट सीड के बारे में, हमने यहाँ पे बात कर लिया, we have discussed that thing। Now let's talk about your monocot seed। अब जब मैं monocot seed के यहाँ पे बात करता हूँ, let's have a look at this picture। Generally monocot seed are endospermic, but some are non-endospermic। इनके अंदर आपको जनरली क्या होता है, monocot seed के आपको एंडोसोम भर भर के मिलता है, मतलब काफी अच्छे अमाउंट में आपको यहाँ पे एंडोसोम मिल जाएगा। अगर आप देखो ना इस पिक्चर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे आपका एंडोसोम यहाँ पे आपका कवर कर रहा है, एक बहुत बड़ा पार्ट आपका यहाँ पे एंडोसोम आपका यहाँ पे कवर कर रहा होता है। और आपको यहाँ पे याद कर रखना, दिस वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। जब आप मोनोकॉट सीड की बात करते हो ना, सो लेट्स से
लेट्स सी हाउ मोनोकॉट सीड, ये मेरा मोनोकॉट सीड है मेरे यहाँ पे, एंड अज्यूम दैट यू हैव अ एंडोस्पर्म इन दिस, अज्यूम दैट कि इसके अंदर एक अच्छा खासा पोर्शन मेरे यहाँ पे एंडोस्पर्म यहाँ पे कवर कर रहा है। सो ये मेरा यहाँ पे एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म मेरा डिप्लॉयड डाइकॉट में हो या मोनोकॉट में हो, आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म आपका हमेशा होगा, क्या होगा, डिप्लॉयड होगा या टेट्राप्लॉयड होगा, क्या होगा, टेट्राप्लॉइड। ट्रिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड होगा, ट्रिप्लॉयड भूलना मत, इट इज ऑलरेडी ट्रिप्लॉयड, T3N। यस। एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म आपका 3N ही होता है, ठीक है। अब एंडोस्पर्म के बिल्कुल आउटर साइड पे विल हैव आउटर लेयर, सो आउटर लेयर देयर विल बी आउटर लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म, आपके एंडोस्पर्म की यहाँ पे आपकी एक आउटर लेयर यहाँ पे आपको मिल जाएगी, and that outer layer of endosperm will be called as my aileron layer. This outer layer is called as my aileron layer. And aileron layer is rich in protein. It is rich in protein. So aileron layer आपके यहाँ पे होती है ना, वो आपकी होती है आपके यहाँ पे rich in protein. This is going to be always going to be rich in protein. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, you will have endosperm on the inner side and you have the outer layer, that's my aileron layer, and this layer will always going to be rich in protein. So that's one thing you have to know. ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब पता है आपने ये बात सुनी होगी कि आप अगर जिम जा रहे हो तो आपको बुलाया जाता है कि चने खाओ एंड दालें खाओ, दैट्स व्हाट दे टेल यू ना कि ये सब खाओ, तो Yes, sir. Yes, sir. हाँ गाइस नहीं जाता बिकॉज़ इट हैज अ वेरी गुड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें से एक प्रोटीन का कंपोनेंट आपका ये भी होता है, विल हैव aileron layer and it is going to be rich in protein and that's why it's good to be consumed. तो ये आपको याद रखना है। सो दैट्स वन थिंग। इसके अलावा इट्स अ मोनोकॉट सीड, ये मेरा यहाँ पे मोनोकॉट सीड, तो मेरा मोनोकॉट सीड है, तो लेट्स मेक अ एम्ब्रियो। अभी मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, मैं बाहर बनाऊंगा। सो लेट्स मेक अ एम्ब्रियो ओवर देयर। सो व्हाट विल गेट टू सी ना कि आपका जो एम्ब्रियो यहाँ पे होगा, लेट्स से दिस इज माय एम्ब्रियो, राइट, एक एम्ब्रियो है मेरा यहाँ पे, एंड यू हैव द टॉप मोस्ट पार्ट ऑब्वियसली विल बी हैविंग द प्लूम्यूल, and the lower part over there is going to be called as my radicle, Radical. as usual. अब यहाँ पे आपका जो प्लूमल वाला जो आपका यहाँ पे पार्ट है ना, दैट पार्ट विल बी कवर्ड बाय शीट लाइक स्ट्रक्चर, एक शीट होगा, एक कवरिंग होगा जिसको कवर करेगा। सो विल हैव अ शीट लाइक स्ट्रक्चर जिसको कवर कर रहा होगा। ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसे कवर कर रहा होगा ना यहाँ पे, दिस स्ट्रक्चर ओवर देयर विल बी कॉल्ड एज माय कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या रखना, ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जो कवर करते हो आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, दैट विल बी कॉल्ड एज माय कोलियोप्टाइल। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कोलियोप्टाइल। उसी तरीके से आपके रेडिकल वाले पार्ट के अंदर यू विल गेट टू सी, यहाँ पे भी आपको एक कवरिंग आपको मिलेगी आपके यहाँ पे, यू विल आल्सो हैव दिस रेडिकल विल बी कवर्ड बाय वन शीट लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, ये दो टर्म याद रखना कि अगर आपसे पूछे कि कोलियोराइजा क्या कर रहा है, अगर आपके फ्रेंड ने पूछ लिया कल कि क्या कर रहा है कोलियोराइजा, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा दैट विल बी कवरिंग द रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोलियोप्टाइल क्या कर रहा है, देन दैट इज गोइंग टू बी कवरिंग दैट्स अ शीट लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग द प्लूम्यूल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। और ये सब मुझे मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे इन माय मोनोकॉट सीड के अंदर। सो ये तो हमने देख लिया, यहाँ पे एम्ब्रियो वाला पार्ट हमने आप देख लिया। सो यहाँ पे एम्ब्रियो, यहाँ पे प्लूम्यूल एंड द रेडिकल, और यहाँ पे पास में आपको मिल जाएगा आपका बड़ा सा कॉटिलेडॉन। यहाँ पे पास में आपको मिल जाएगा आपको यहाँ पे एक बड़ा सा कॉटिलेडॉन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आर दे प्रोटेक्ट प्लूम्यूल? हाँ जी बेटा, वो प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ पे। दे आर गोइंग टू बी, दैट्स व्हाई वी से देयर इज अ शीट लाइक कवरिंग व्हिच आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द दिस टू स्ट्रक्चर्स। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। सो यू विल हैव अ सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा आपका यहाँ पे, वहाँ पे आपको दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको सिंगल मिल रहा है। सो यू हैव अ सिंगल कॉटिलेडॉन यू विल गेट टू सी ओवर हियर। हाँ, सिंगल कॉटिलेडॉन आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो ये बातें आपने यहाँ पे भूलनी नहीं है, ये बातें आपने यहाँ पे भूलनी नहीं है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है।
ये मत कहना कि सर आपने सीट के बाहर क्यों बनाया, एम्ब्रियो को जगह नहीं है ना वहां पे इसलिए बाहर बनाया, बट दिस विल देयर इनसाइड द सीट, राइट। ठीक है, अभी रुक जाओ, यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट्स में यहाँ पे, so in a cereal like maize the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall, ये seed fruit wall के अटैच होती है। The endosperm is bulky and stored food. The outer covering of the endosperm separates the embryo by a protein layer called as my aileron layer. So आपके यहाँ पे जो outer layer आपको मिलती है आपके endosperm की, उसको हम कहते हैं यहाँ पे as a aileron layer and it's going to separate the endosperm with the embryo, right? अगर आप राइट साइड में थोड़ा यहाँ पे देखोगे ना ध्यान से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे एम्ब्रियो दिख जाएगा। यू कैन सी द प्लूम्यूल ओवर देयर, यू कैन सी द रेडिकल वहां पे, थोड़ा फोन को पास में लेके आओ और देखो वहां पे, एंड उसके प्लूमिल के ऊपर जो आपको कवरिंग आपको दिख रही है दैट्स योर कोलेप्टाइल, एंड प्लूमिल के रेडिकल के नीचे जो आपको यहाँ पे कवरिंग दिख रही है दैट्स माय कोलुराइजा, और जो सिंगल कॉटिलेडॉन जो आपको बना के दिया था हमने यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड माय स्कूटेलम। इसके लिए हम एक नाम यूज करते हैं दैट्स योर स्कूटेलम, ये भी याद रखना। तो सिंगल कॉटिलेडॉन व्हिच यू विल फाइंड इन द attached to this, which will be seen in my monocot seed, that will be called as my scutellum. और this is something should be very 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 clear to all of you. ये बात है आपका रखनी है। मोनोकॉट सीड के अंदर एंडोसोम काफी ज्यादा आपको मिल जाता है कंपैरेटिवली, बट यू विल फाइंड आल्सो एंडोसोम इन द डाइकोट प्लांट एज वेल, तो ये भूलना मत। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन द, इतनी बातें याद रखनी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एम्ब्रियो इज स्मॉल and situated in the groove at one end of the endosperm. It consists of one large shield-shaped cotyledon called as my scutellum. एक लौता लंबा सा cotyledon आपको वहां पे मिल जाएगा, that's called my scutellum. And the short axis with the plumule and a radical. बाकी तो आपको axis plumule और radical आपको मिल जाता है। The plumule is protected by a sheath called as my coleoptile. ठीक है, and the radical is protected by a sheath called as my coleorhiza. यहाँ पे आपकी बातें खत्म हो जाती है। दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इन दिस, ये चीज याद रखनी है। बताइए आप तब बोलिए। सर मुझे तो पहले ये क्वेश्चन है कि ये जो डायग्राम्स है वो दोनों एक ही चीज है अलग अलग है? नहीं एक ही चीज है, वो ज्यादा आपको मैग्नीफाई करके बताया हुआ है, मैग्नीफाई करके एम्ब्रियो बताया का हुआ है है? इसलिए। हाँ, सो यू कैन सी ओवर हियर, देखो ये सीड है मेरा यहाँ पे, ये आपका एम्ब्रियो है, देन दे हैव द एंडोस्पर्म। अब इसी चीज को यहाँ पे मैग्नीफाई किया हुआ है, एंड देन दे आर ट्राइंग टू टेल यू हाउ दिस गोइंग टू लुक लाइक। लेकिन सर हम्म, वो जो आपने एम्ब्रियो के वो एक मिनट स्लाइड पीछे करना सर। हाँ, ये जो ब्लू कलर का ये एम्ब्रियो है ना, हाँ लेकिन आपने तो इसको कवर कर रखा है, फर्स्ट डायग्राम में तो हाँ, कवर ही नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है आपका प्लूमल, अगर आपको यहाँ पे दिखेगा ना, उसके ऊपर आपको एक कवरिंग दिखेगी यहाँ पे जो लिखी हुई है कोलेप्टाइल, दिख रही है? सर दिख तो रही है लेकिन एक जैसे दिख रहे हैं सब, प्लूमियल एक ही जैसा डायग्राम बना इतना रहा याद है। रखो, सुनो मेरी बात, इतना याद रखो कि आपका प्लूमल के ऊपर आपका जो होगा ना दैट्स योर कोलेप्टाइल, दैट्स आउटर कवरिंग। अगर आप देख नहीं पा रहे कोई बात नहीं, उतना याद रखो दैट दैट कोलेप्टाइल इज आउटर कवरिंग। सिमिलरली यू हैव रेडिकल, उसके बाहर जो आपको कवरिंग आपको मिलेगी दैट्स कोलेराइजा, बस इतना याद रखो। हर चीज हम कई बार नहीं देख पाते ना, बट यू हैव टू नो दैट थिंग दैट यू विल हैव कोलेप्टाइल व्हिच विल कवरिंग द अपर पार्ट, प्लूमल वाले पार्ट को, और रेडिकल को मैंने यहाँ पे कवर करेगा मैंने यहाँ पे कोलेराइजा, दैट्स अ शीथ ऑफ द रेडिकल। ओके सर, थोड़ा कंफ्यूज हो लगा। हाँ, लेकिन अब इसलिए तो ये अलग से हम बना के यहाँ पे दिखाते हैं, इसलिए तो हम अलग से बना के यहाँ पे दिखाते हैं कि यार वो है क्या, वो किसको कवर कर रहा है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो दिस, and then you have the scutellum in this. So these are the few things you have to know in terms of the seed, and that's your monocot seed। यहाँ पे आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, so I think you can all handle this. Now let's do one thing, दो चार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, let's solve some questions. The root that originate from the base of the stem, hand raise करिए इसके लिए सब लोग। जो रूट आपका बेस ऑफ द स्टेम से आपके यहाँ पे ओरिजिनेट करता है, उसका यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? चलिए सब लोग हैंड रेज करिए, बताइए दक्ष क्या लग रहा है इसका आंसर? सर फाइब्रस रूट। आपको फाइब्रस रूट लग रहा है, रिया आपको क्या लग रहा है? फाइब्रस रूट। एंड सलोनी? सर फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट आप सबका यहाँ पे आंसर सही है, बिल्कुल सही। दैट इज समथिंग व्हिच विल अरेंज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। रूट प्लेज अ इनसिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, किसके अंदर रूट का कोई ज्यादा काम नहीं होता? Which of the following, in which of the following plant the root will have no role in water absorption? बस दो लोग, थोड़ा लॉजिक लगाओ। You will get to see
याद करो मैंने दो एग्जांपल लिए थे. वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ पिस्टिया एंड इकोर्निया. These were the two examples of the plant which were my aquatic plant. और ये शो कर रहे थे आपका रिप्रोडक्शन वाया ऑफसेट. ऑफसेट अपने आप को प्रोड्यूस कर रहे थे वहां पे. सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका यहाँ पे जो पिस्टिया यहाँ पे होगा, दैट इज अ प्लांट, दैट्स एक्वेटिक प्लांट. अब अगर आपका ये एक्वेटिक प्लांट है, देन इसके अंदर रूट्स का कोई पर्पस ही सर्व नहीं होता. यू विल नॉट फाइंड द पर्पस गेटिंग सर्व्ड इन द ऑफ द रूट्स ओवर हियर. ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन डी यहाँ पे. सो ऑप्शन डी के अंदर पिस्टिया इज करेक्ट आंसर इन दिस. व्हाई सर, मतलब ऐसा क्यों होता है कि रूट्स क्योंकि पानी में रह रहा है ना प्लांट. अब उसका रूट्स को कोई रूट्स का काम वाटर एब्जॉर्प्शन का रहा ही नहीं फिर तो वहां पे. व्हाई यू हैव टू एब्जॉर्ब वाटर फॉर लिविंग इन वाटर. ओके सर. सर लेकिन ये भी तो वाटर में ही होता है ना ज्यादातर. तो क्या जो वीट होती है वीट ग्रोइंग, पानी में ग्रो करता है? नहीं मतलब हम चारों तरफ बाउंड्री नहीं बनाते. वो तो तुम पानी देते हो ना उसे ग्रो करने के लिए. और वीट राइस नहीं होता. ठीक है, वो तुम मिक्स कर रहे हो कुछ. मिक्सिंग समथिंग. सो वीट Okay, इज अ sir. डिफरेंट प्लांट. हाँ, एंड इट इज नॉट ग्रोन इन, ऐसा नहीं कि वो पानी. गेहूं बेटा, गेहूं इट इज यस ग्रोन सर, इन द समझ गया सॉइल. सर, वो गलती से हाँ राइस बोल दिया था मैंने. हाँ, चलो. बस That अंडरस्टैंडिंग. is why you will find Pistia is an example over here, which will be example of my aquatic plant. Pneumatophores are found in बताइए आलिया, क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए. आपको ऑप्शन ए लग रहा है. लव, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. अलीशा? सर ऑप्शन ए. Right, the vegetation which is found in the Martian saline lake, that is going to be the pneumatophore. That is going to be having the pneumatophore. That's true. Which of the following is not a xerophytes plants which happen to grow in the dry and arid conditions? and Plants, epiphytes. epiphytes, plants which grow on other plants as a support. Okay. You call them epiphytes. Question number 8. Which of the following is not a stem modification? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे स्टेम मॉडिफिकेशन आपके यहाँ पे नहीं है? थोड़ी हिंट चाहिए तो बताना, हिंट मिल जाएगी आपको यहाँ पे. बताओ रवीना. सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी आप यहाँ पे कह रहे हो. सलोनी बताओ. सर ऑप्शन बी. अरीशा? सर ऑप्शन डी. अच्छा मेरी बात सुनो यहाँ पे. ये जो पिक्चर ऑफ नेप्थेनिस है ना यहाँ पे आपका एग्जांपल, ये बेसिकली सर पिक्चर ये मतलब आपको था, ये. सर ये लीफ हाँ. का वो था मॉडिफिकेशन. हाँ, जिसके अंदर आप अपने इंसेक्ट को पकड़ते हो. Yes, This is a sir. picture. And this picture is a bag-like structure in which I'll be actually trapping the insect. यहाँ पे आपके insects को trap किया जाता है. This was the right answer. ये आपका लीफ का मॉडिफिकेशन यहाँ बताया. This picture which has been seen in this particular Neptunus के अंदर, this is a leaf modification. यस सर, आपने इसका एक और एग्जांपल बताया था, वीनस फ्लाइटर. So this is going to be a correct answer because it is not a modification of the stem. बाकी सारे stem के ये तो आपका रहेगा ना Mesopontia Platinum structure. And then you have the thorns of the citrus. They are all example of my stem modification. So option C बनेगा ऐसा correct answer. चलो देखिए आंसर, बताइए क्या होगा आंसर यहाँ पे. बताइए दक्ष, क्या लग रहा है सर ऑप्शन सी. आपको? ऑप्शन सी लग रहा है यहाँ पे. हेमंत बताइए. सर ऑप्शन सी लग रहा है, ऑप्टिना. ठीक है. हर्षित भी है क्लास में. हर्षित लेट आए थे क्लास में, बता दो. यस सर, ऑप्शन सी. Right. So Opuntia is going to be a correct answer in this. Yes, Opuntia आपका जो आंसर है, that's nothing but your plant which you find growing in the arid condition, जहाँ पे आपकी पानी की कमी होती है, वहाँ पे आपके ग्रो कर रहे होते हैं, थ्राइव कर रहे होते हैं. So इनके अंदर आपको मिलते हैं that the leaves will modified into the spines and they will protect the plant. So yes, that's your option C. देख लो आराम से, take your time.
and give me a correct answer. चलिए हैंड रेस करिए. बताइए अलीशा, क्या होगा इसका आंसर? सर ए. क्या लग रहा है आफ्ताब? सर ए. पूर्वा? सर ऑप्शन ए ऑप्यूचिनिया. And I think Hemant, Himanshi, Alia will also agree on this. Your Yes, option sir. A becomes my correct answer. Openshia is going to be a correct answer in this. That will be having a modified stem, which will be flat green in color and will be having a succulent structure. Succulent का मतलब होता है juicy, juicy with some kind of tenderness. पता है अगर आप डेजर्ट में कभी खो जाओ ना, तो आप एक्चुअली कैक्टस को कट करके उसमें से पानी निकाल के पी सकते हो. You just have to be careful कि उसके स्पाइन्स ना लगे आपको. So that सर will be your... क्या होता है? अरे नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हो? वापस बोलो. सर क्या किया? Succulent. अरे अकेशिया प्लांट एक कैसा प्लांट है सर? कांटे वाले नहीं, हैं वो कि पिक्चर दिखाऊंगा मैं. कांटे होते हैं, अकेशिया में होते हैं. काफी ज्यादा कांटे होते हैं. है सर? कैक्टस से भी ज्यादा? कैक्टस की जैसा क्या? नहीं नहीं, कैक्टस की तरह नहीं होता. इट विल हैव लीव्स. It will have good amount of leaves and it also have good amount of spines as well. मिल जाता है, काफी कॉमन मिल जाता है. कांटे भी होते हैं. You will find number of plants which will have leaves and कांटे as well. Yes, ओपनशिया sir. की तो लाइफ स्टोरी अलग होती है. It has a very different way of doing photosynthesis as well. उसका तो एनाटॉमी भी काफी अलग हो जाता है वहां पे. So it is trying to survive in those harsh conditions. बताइए, an example of edible underground stem. एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल यहाँ पे होगा. गड़बड़ मत करना, सी आंसर बताना. यहाँ पे कई बार लोग गड़बड़ कर देते हैं. एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम. बोलो हर्षित, बताओ. सर कैरेट, ऑप्शन ए. नहीं बेटा, वो तो रूट होता है ना. अच्छा कैरेट तो आपका स्टेम. रूट है, इट्स स्टोरेज आपका. स्टेम लिखा हुआ ना यहाँ पे. सॉरी सर. कैरेट तो आपका आंसर बना नहीं आपका यहाँ पे. ठीक है, कोई बात नहीं. बताइए रिया, क्या होगा इसका आंसर? पोटैटो. एंड लव, आपको क्या लग रहा है? सर पोटैटो. सलोनी? सर पोटैटो. Potato is going to be a correct answer. बिल्कुल सी. Potato is an example of my modified underground stem. Sweet potato is an example of my underground root. ये आपका modified root होता है यहाँ पे. This is going to be a modified root. But potato is going to be a modified stem. In Samos inflorescences, the main axis will be doing what? Samos inflorescences के अंदर main axis के बारे में आपको यहाँ पे क्या बता सकते हो आप? बताइए हिमांशी, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. आलिया, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. सलोनी? सर ऑप्शन बी. लव? सर ऑप्शन डी. आफ्ताब? सर ऑप्शन डी. डी फॉर दिल्ली. पूर्वा? सर ऑप्शन डी. आई होप सब यहाँ पे एग्री करेंगे. आई टेल समथिंग, इट्स विल बी आंसर गोइंग टू बी डी ओवर हियर. यार इतना सामने पता है क्या बोलते थे कि आपका वो जो टॉप मोस्ट पार्ट है वहां पे आपका फ्लावर बन जाता है. सो द एक्सेस विल टर्न इनटू द फ्लावर. So that's why we say it will terminate into the flower over there. So excess of the samos will turn into the flower, and then आपको याद रखना है कि उसकी ग्रोथ जो होती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं यहाँ पे it will have the limited growth. उसकी ग्रोथ वहां पे आपकी हो जाती है लिमिटेड. Bears a solitary flower, याद रखना, that means कि आपका एक ही फ्लावर है. That's not the case. You will have multiple flowers in this, but the only thing is your excess will be having like single excess will turn into the flower over there.
So it will actually terminate with the flower. So that's why that is a much more appropriate statement for my cymose वाला inference के अंदर. तो उसमें सर कोई इन्फ्लोरेसेंस नहीं होगी सॉलिटरी फ्लावर में? Inflorescence तो है ना आपकी वहाँ पे, flower तो है वहाँ पे आपका. So do have मतलब कौन inflorescence. सी टाइप की होगी फिर? यस सर. अच्छा, that okay in terms of okay cymose or racemose वाला ना, then we'll call it as a cymose. Let's say you have a plant which has a solitary flower over there, right? And that's the only flower it has. That's a cymose one, and that too on the axis. That's a cymose. ठीक है? तो दो But when you ऑप्शन get- होंगे सर इस पे. नहीं. So you have to look for a better definition over there. ये क्या होगा ना, एक certain species के अंदर आपको मिलेगा, certain group of genera होगे जिसके अंदर आपको एक condition आपको मिलेगी that you only have a solitary flower over there और कुछ नहीं है. बट जब यहाँ पे एक जेनेरिक सवाल आपसे पूछा गया कि साइमोस के अंदर इन्फ्लोरेंसेस आपके यहाँ पे क्या होगा, देन यू टेल देम कि जनरली इसके अंदर आपको क्या मिलता है, दैट द मेन एक्सिस विल टर्मिनेट इनटू द फ्लावर. सो बिकॉज इट्स अ वेरी जेनेरिक टर्म विद दे हैव यूज्ड एज अ साइमोस इन्फ्लोरेंसेस, देन उस हिसाब से तो आपका यही स्टेटमेंट हर तरीके से आपके यहाँ पे सही आएगा. समझ आ रही मेरी बात अरीशा? यस सर, गॉट इट. देखिए ध्यान से एंड बताइए. When the margins of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as. बोलिए हिमांशी. सर ऑप्शन बी इम्ब्रिकेट. क्या लग रहा है अलीशा, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. रिया? सर इम्ब्रिकेट. Imbricate happens to be a correct answer over here. ये आपका जहाँ पे you have kind of directionless kind of आपका यहाँ पे arrangement आपको यहाँ पे दिख जाता है, that's imbricate. So that's what we have done. So these are the questions we have solved over here. And अभी इस chapter में like we are hardly remaining with the last part. आपका यहाँ पे रहेगा थोड़ा families को हम यहाँ पे discuss कर लेंगे. We'll just have a look at a few families over there. We'll just try to see few more terms in this. And yeah, so I think कल तक आपका यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा and then we'll have a look at the examples once. एक बार हम examples इनके यहाँ पे सबके हम एक बार यहाँ पे देख लेंगे and we'll just try to have a look at them. ठीक है? So कोशिश करते हैं कि कल ही आपका चैप्टर wrap up हो जाए and we'll try to solve few questions over there. By the way, I hope सबको syllabus मिल चुका है आपके MT का and आपका जो MT होने वाला है that will be happening offline. So आइएगा सब लोग. कितने बच्चे आ रहे हैं ऑफलाइन देने के लिए MT? सर बहुत ज्यादा जरूरी है क्या एमटी आना, क्योंकि उस दिन काम भी एक्चुअली मुझे शायद. पर आप एक बार आप इनसे बात कर लेना, स्नेह मैम से. ओके सर. एक बार उनसे बात, बिकॉज शी इज द वन हु विल बी कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग ना, कि आप कैसे आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर बाय द ऑप्स. सो या हैव अ वर्ड विद देम. ओके, रमेश सिंह बेटा आप नए हो क्लास में या फिर कोई नया आईडी है आपका, लेकिन आप पुराने हो? Seems like a new student. Okay. So, all right. So the other people are coming. So, okay. So just let the ma'am know also. Like I think the ma'am will get back to you on that. So MT का syllabus I hope bio का सबको मालूम है ना, कितना आ रहा है, क्या क्या आ रहा है? यस सर. चैप्टर 3 तक आ रहा है. चैप्टर 3 तक आ रहा है. जो चैप्टर जो 3 अच्छे से पहले पढ़े. हाँ बोलो. जो पहले क्या था, बोल रहे जो पहले का था वही आपका वहाँ पे, कुछ नया नहीं ऐड हुआ है. So chapter 3 तक जो आपका आ रहा है, you make sure that you read the NCERT thoroughly and you solve as many as question as possible. जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करके आना, ताकि जब 360 मार्क्स का पेपर आए, 90 क्वेश्चन आए उन 3 चैप्टर में से, तो आप 85 क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लो बैठे बैठे हुए. 300-320 तो आपको वैसे ही आ जाए, राइट? बट दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू एक्चुअली सॉल्व क्वेश्चंस, सिट एंड सॉल्व क्वेश्चंस, दैट इज द टाइमर. अच्छा, अब एक चीज की आदत डाल लो, जब भी मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा ना आपके साथ, तो असाइनमेंट जब आप करने के लिए बैठते हो तो उसका टाइमर लगा के बैठो आप वहां पे, कि समझो आपको मुझे 20 क्वेश्चन दिए, टाइमर लगाओ, फोन के अंदर होता ही है, स्टार्ट द टाइमर, आपका स्टॉप वॉच, एंड देखो कितना टाइम लग रहा है उस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए. और जब भी आप मेरे साथ असाइनमेंट शेयर करो, लेट मी नो कि कितना टाइम लगा वहां पे. जस्ट ड्रॉप मी सो व्हेन यू शेयर द पिक्चर ना खींच के, तो उसके साथ साइड में लिख दो दैट इट टुक मी 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, 13 मिनट्स, 10 मिनट्स, जो भी आपको लगा, शेयर दैट विद मी. ऐसा नहीं कि मुझे चाहिए कि कम टाइम में करके दो, बट जस्ट जो भी जेन्युइन टाइम है वो आप मुझे वहां पे शेयर करो, सो दैट यू विल आल्सो गेट टू नो कि आपको कितना टाइम लग रहा है, एंड देन वी कैन एक्चुअली हैव अ लुक एट दैट. यू विल रियलाइज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 20 क्वेश्चन करने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे.
कई बार लग सकता है अगर स्टेटमेंट वाले सवाल ज्यादा हो देन इट कैन गो टू 25-28 मिनट्स, बट अगर सिंपल क्वेश्चन रहते हैं देन इट डजंट टेक मोर देन 20 मिनट्स, एट टाइम्स काफी कम. सो शेयर दैट विद मी, हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग दैट. नॉट ओनली शेयरिंग दैट विद मी, वो तो करना ही है. जब आप सॉल्व करें, हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस इन द टाइम फ्रेम. मैं बताना चाहूंगा आपको, जब आप 12th में जाओगे या जब आपका सिलेबस बढ़ेगा ना, कवर होगा ज्यादा, और जब आप टेस्ट दोगे, टाइम बिकम्स अ कंसर्न फॉर यू. आपको 3 घंटे कई बार इनफ नहीं लगता है, और आपने का सबसे ज्यादा टाइम आपका लेता है आपका फिजिक्स. सो दैट इज व्हाई हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस इन द लेसर टाइम फ्रेम, स्पेशली फॉर बायोलॉजी. देन यू कैन स्पेंड सम टाइम इन फिजिक्स आराम से. सो वो आदत डालना चालू करो. स्टार्ट हैविंग दैट कंडीशनिंग राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. ठीक है. Alright, so let's wrap this up and we'll catch you again after some time. बताइए बेटा, बताइए क्या सवाल है आपके यहाँ पे. ओके, बोलिए. We'll start with हिमांशी. बताइए हिमांशी. सर वो पहले का था रेगन. ठीक है, ठीक है. बताइए अरीशा, क्या सवाल है आपका. सर व्हाट इज वेंट्रल सूचर जो आपने फर्स्ट मार्जिनल में बताया था? देखो होता क्या नहीं, यहाँ पे आपका वेंट्रल सूचर आपका वो मिडलाइन है सेंटर की, आपके पी प्लांट की, जिसके लाइक पी की, जिसमें आपका ओविल लगा हुआ होता है. दिस इज अ लोकेशन जहां पे अगर आप मटर को खोलोगे तो आपका बीच में लगा होता है ना, आपका मटर, आपके सारे मटर बीच में लगे हुए होते हैं, दो के रो में. सो दैट मिडलाइन इज कॉल्ड वेंट्रल सूचर. उसे हम कहते हैं वेंट्रल सूचर, जहां पे आपका वो लगा होता है, मटर लगे होते हैं. ओके सर. ठीक है, चलिए देन. चलिए आफ्ताब बताइए क्या सवाल है आपका. सर वैसे डोर्सल सूचर के एग्जांपल भी एग्जिस्ट करते हैं क्या? नहीं, बस इज जस्ट अ साइट. अच्छा. एग्जांपल है, वो साइट है. जैसे डॉर्सल वेंट्रल होता है ना, वैसे इट्स जस्ट वन ऑफ द साइट ओवर देयर, और कुछ नहीं. अच्छा, ओके सर. सर हमारी जो नीट है उस एग्जाम में कितनी फैमिलीज आ रही हैं इस चैप्टर से? बिकॉज नई बुक में तो सिर्फ सोलिनेशिया ही दे रही है. Yeah. We'll have a look at that. There are a couple of families they have added. We'll have a look at that. उसका टेंशन मत लो. That won't be a concern. वो कर लेंगे, उसे फिक्स कर लेंगे. If not now, later we'll have a look at that. ठीक है. So even though they have added some families, but उन्होंने क्वेश्चन कभी नहीं पूछी उसमें से. So we'll have a look at that. We'll make sure that you have some time, you have ample amount of time, so that's not a concern. ठीक है. अभी हमारा concern यहाँ पे होना चाहिए that we cover certain part of syllabus and we solve question. So that's what we have to do in the upcoming days. So yeah. Alright, चलिए. If you have no question, then let's wrap this up. मिलते हैं हम लोग वापस से, कल वापस मिलते हैं. चलो everyone, bye. Good night. बाय सर. गुड नाइट. बाय सर. Bye.